हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, फिट होंगे, एकदम फाइन होंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग क्या क्या बातें करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली आपने देख लिया होगा कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले कि पीरियोडिक टेबल है क्या। दैट मीन्स व्हाट इज के बारे में बात करेंगे। सेकंड हम लोग बात करेंगे बच्चा व्हाई टू मेक, क्यों पीरियोडिक टेबल बनाई गई, कौन इतना वेल्ला बैठा था कि बैठ के से लोग पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। इंसान खुदगर्ज मतलब ही बिना मतलब का कोई काम तो करेगा नहीं। दैट मीन्स अगर पीरियोडिक टेबल बनाई गई है तो इसके पीछे भी वाई होगा, वाई क्यों बनाई गई। एंड देन जब हम ये बात हो जाएगी कि क्यों बनाई गई तो देन हम पढ़ेंगे हाउ टू मेक, कैसे ये पीरियोडिक टेबल बना, है ना। हाउ टू मेक दैट मीन्स हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, जितने भी साइंटिस्ट लोगों का कंट्रीब्यूशन है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक लंबी सांस ले लीजिए, थोड़ा सा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, है ना। चलिए एक लंबी सांस ले लीजिए बच्चों। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आपको दिख रहा है पीरियोडिक टेबल, तो बच्चा सबसे पहला काम अपने दिमाग में यही आया कि ये पीरियोडिक टेबल है क्या। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आया वो ये कि सर ये व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल है क्या। अगर ये पता चल जाए तो मजा ही आ जाए। तो मैंने आपको बताया पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या, हमें क्या समझना है प्यारे बच्चों। पीरियोडिक टेबल का मतलब एक ऐसी टेबल, आपने याद करो, आंखें बंद करोगे या खोले रहो दिमाग में आएगा, अरे हाँ यार बुक में देखा तो है, एक पूरा पेज कलर्ड वाला होता है जिसमें सारे एलिमेंट अलग अलग करके लिखे हुए हैं, लाल पीले नीले हरे करके हैं। मतलब एक्चुअली ये क्या है, क्लासिफिकेशन है। पीरियोडिक टेबल क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जहां पे उनको अलग अलग करके लिखा गया किसके बेसिस पे, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्या है प्यारे बच्चों पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, इसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ पीपी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सीपी मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का, जहां पे एलिमेंट को क्लासिफाई करके लिखा गया है। और अगर क्लासिफाई करना होगा तो किसी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे करेंगे, कि सिमिलर वालों को अलग अलग कर दिया, जिनकी जिनकी प्रॉपर्टी एक साथ मैच करी उनको अलग अलग करके लिख दिया, तो जो बना बच्चा उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। तो पहले सवाल का जवाब तो मिल गया कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, है ना। अब बात करते हैं व्हाई टू मेक इट। पहले सवाल का जवाब तो मिल गया कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। अब दूसरा सवाल है व्हाई टू मेक इट, क्यों बना पीरियोडिक टेबल। तो याद करिए, आप जब किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, ढेर सारे सामान उनके ग्रोसरी स्टोर में पड़े होते हैं। आप जाके एक छोटा सा चीज मांगते हो, भैया जीरा देना, जीरा, कुछ भी, काली मिर्च, मतलब कोई से छोटा भी छोटा सामान मिला, तो ऐसा वो नहीं बोलते कि भैया रख दीजिए 2 घंटे बाद आएंगे मैं ढूंढ के लाता हूँ। नहीं, उन्होंने चीजों को ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, क्लासिफाई करके रखा हुआ है कि वो आपसे पूछते हैं क्या चाहिए, अच्छा ठीक, फिर अंदर जाते हैं खटाक से लेके चले जाते हैं। आप मेडिकल स्टोर पे जाते होगे दवा लेने, इतनी दवाइयाँ रखी हुई, मेडिसिन रखी हुई, कभी उन्होंने बोला आपसे कि भैया अभी रख दीजिए शाम को आएगा क्योंकि बहुत ढूंढना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने भी मेडिसिन को क्लासिफाई करके रखा हुआ है उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, या उनको अल्फाबेटिकली क्लासिफाई करके रखा हुआ है। तो वैसे ही पीरियोडिक टेबल इसलिए बनाई गई जिससे एलिमेंट को क्लासिफाई करने का फायदा क्या हुआ, जैसे उनका काम आसान हो गया था वैसे अपनी पढ़ाई आसान हो जाएगी। कोई आपसे पूछे व्हाई टू मेक इट पीरियोडिक टेबल, तो आंसर क्या होगा, टू मेक स्टडी इजियर। प्यारे बच्चों पीरियोडिक टेबल बनने से क्या हो गया, पढ़ाई आसान हो गई। अब ग्रुप के एक एलिमेंट के बारे में बात करो, बाकी सबके बारे में अपने आप आइडिया लग जाता है। अदरवाइज क्या करना पड़ता, हमें सबके बारे में पढ़ना पड़ता। क्लियर, दो बातें क्लियर। क्या है पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पीपी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सीपी केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड सेकंड व्हाई टू मेक इट दैट, तो क्यों बनाया गया पीरियोडिक टेबल, टू मेक स्टडी इजियर, अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल बनाया। अब आते हैं तीसरे सवाल पे जिसके बारे में अपन ने बात किया, हाउ टू मेक। अब अपन लोग बात करने जा रहे हैं हाउ के बारे में, कैसे बना पीरियोडिक टेबल। तो क्लियर है बच्चा, आप सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल एक दिन में तो बना नहीं, ढेर सारे ईयर्स की मेहनत है, तब जाके पीरियोडिक टेबल जो हमें अभी दिखता है लॉन्ग फॉर्म, है ना। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो थे लेवाइजर। उम्मीद करता हूं आपको याद आ जाए लेवाइजर कौन है। लेवाइजर, हु इज द लेवाइजर, लेवाइजर भैया क्या हैं,
फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवाइजर भैया क्या है प्यारे बच्चों? फादर ऑफ केमिस्ट्री है। क्या है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो लेवाइजर ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया प्यारे बच्चों, मेटल में, नॉन मेटल में। उन्होंने बोला जो मेटल हो गया भैया वो हार्ड होगा, मेलेबल होगा। आप जानते हो अच्छे से वर्ड्स को, मेलेबल मतलब जिसको हम शीट के फॉर्म में कर सकें, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल आती है, एल्यूमिनियम की शीट, जिसको हम ड्रॉन कर सके इनटू द शीट, तो वो मेलेबल। लस्टरस मतलब न्यूली अगर कट किया जाए किसी मेटल को तो वो साइन प्रोड्यूस करते हैं। तो कह रहा है अगर ये सब प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं तो वो मेटल है। अगर इसका उल्टा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, मेलेबल नहीं है, नॉन मेलेबल है, लस्टरस नहीं है, नॉन लस्टरस है ना। वैसे ही डक्टाइल नहीं है, नॉन डक्टाइल है। तो मतलब ढेर सारी प्रॉपर्टीज होती है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, है ना। ये आपको सिर्फ समझना है, ध्यान से समझना है ना। तो भैया जो ये प्रॉपर्टी शोज करें वो है मेटल, जो ये वाली प्रॉपर्टी शोज करें प्यारे बच्चों वो क्या है? नॉन मेटल। प्रॉब्लम तब हुई जब कुछ मेटल्स ऐसे थे जो ये वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करते थे, कुछ नॉन मेटल ऐसे थे जो ये वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करते थे, तब प्रॉब्लम आएगी। या मेटलॉइड की डिस्कवरी हो गई हो, मतलब कुछ ऐसे मेटल भी तो थे जो मेटल और नॉन नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते थे, ऐसे भी एलिमेंट्स थे। तो वो एलिमेंट जब डिस्कवर हुए तो लेवाइजर का जो क्लासिफिकेशन था उसमें क्या आ गए? लोचा। लोचा मतलब डीमेरिट। क्या आप कह सकते हैं कि क्यों फ्लॉप हो गया क्लासिफिकेशन लेवाइजर भैया का? लेवाइजर भैया की लिमिटेशन क्या थी प्यारे बच्चों? ध्यान से समझ लीजिए, लेवाइजर लेवाइजर ने की लिमिटेशन क्या थी? एकदम सिंपल सी बात, ज्यादा सोचना नहीं इस बारे में। तो उन्होंने लिमिटेशन क्या थी? उन्होंने मेटल्स को क्लासिफाई किया, लेकिन लोचा कहाँ आया? मरकरी। हार्ड काम होता है भैया जी, कैसे होते हैं? हार्ड नहीं होता, आपको भी पता है। रूम टेम्परेचर में मरकरी लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो एक प्रॉब्लम तो ये आई कि मरकरी लस्टरस तो है, मरकरी चमकता है, लस्टरस है, बट हार्ड भी नहीं है और मैलिएबल भी नहीं है। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलता है, हार्ड का मतलब सॉलिड स्टेट में मिले, है ना। क्लियर? वैसे ही अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो मैंने बोला नॉन लस्टरस होते हैं, बट आपको अच्छे से पता है डायमंड क्या है? अरे कार्बन का एक फॉर्म तो है, लेकिन वो क्या है? मोस्ट लस्टरस है भैया, डायमंड से ज्यादा कौन चमक रहा है मेटल, है ना। तो ये भी आ गया। इसी वजह से ये सब क्या कहलाती है? लिमिटेशन लेवाइजर भैया की, कि ये सबके लिए कंफर्म नहीं हो पाया, मतलब उनकी बातें गड़बड़ हो गई। एक तो प्रॉपर्टीज मैच नहीं हुई कुछ लोगों की, एंड फर्दर इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि मेटलवाइड भी जब एलिमेंट्स के नंबर ढूंढे जाने पड़े तो मेटलवाइड्स ढूंढे गए, मतलब जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो क्लियर हो गया कि भैया इनसे काम नहीं चलेगा, सिर्फ मेटल और नॉन मेटल से काम नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर कूद गए लड़ाई में कौन? डोबर्नियर भैया। लड़ाई में कौन कूद गए? डोबर्नियर भैया। इन्होंने दिया क्या, आप ध्यान से समझिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट कहानी शुरू होती है। इन्होंने दिया लॉ ऑफ ट्राइड्स। क्या दिया प्यारे बच्चों? लॉ ऑफ ट्राइड्स। और जैसे ही मैं बोलता हूँ ट्राइड्स तो आपके दिमाग में एक बात तुरंत आती है, ट्राइड्स मतलब थ्री वाली फीलिंग नहीं आती? मैं ट्राइड्स बोलता हूँ तो आपको लग रहा होगा हाँ थ्री वाली तो आ रही सर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तीन तीन एलिमेंट को अरेंज किया सेट में। इन्होंने ट्राइड्स का मतलब था सेट ऑफ थ्री एलिमेंट। ट्राइड्स का मतलब क्या था प्यारे बच्चों? सेट ऑफ थ्री एलिमेंट। तीन तीन एलिमेंट का इन्होंने सेट बनाया। और ऐसा नहीं कि कोई भी एलिमेंट उठा लिया, ऐसा नहीं था प्यारे बच्चों कि इन्होंने जो मर्जी आई वही उठा लिया। इन्होंने उन एलिमेंट्स को उठाया जिनकी जिनके प्रॉपर्टीज थोड़ी मैच करती हैं, मतलब प्रॉपर्टी जिनकी मैच कर रही थी उन एलिमेंट्स को लिया और अरेंज कर दिया। कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। उन एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इनटू सेट ऑफ थ्री। और इनका ऑब्जर्वेशन क्या था चैंपियंस? ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर मैं जैसे मान लो मैं एलिमेंट लेता हूं ए बी सी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट मैंने अरेंज कर दिया, और ये ऐसे एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टी मैच करती है थोड़ी बहुत, है ना। ऐसा नहीं कि रैंडम कोई उठा लिया, इनकी प्रॉपर्टीज कुछ मैच कर रही थी, उन्हीं को पकड़ा। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या बोला? इन्होंने बताया था, स्टेटमेंट क्या था लॉ ऑफ ट्राइड्स का? इन ट्राइड्स एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। पहले और तीसरे का जो एवरेज होता है एटॉमिक मास का, वही किसका एटॉमिक मास होता है? मिडिल एलिमेंट का। ये है लॉ ऑफ ट्राइड्स का मतलब। किसके बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया? एटॉमिक वेट के बेसिस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, बात तो दिमाग में आई गई होगी। चलिए अब समझते हैं इससे। भैया ने डुवर्नियर ने क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज किया एक जैसे एलिमेंट, मतलब जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, उनको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस वाले पे एक जैसे जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, सेट ऑफ थ्री के एलिमेंट्स में अरेंज किया। इन्होंने क्या नोटिस किया
कि जो एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट होगा वो क्या होगा बच्चा, एवरेज होगा अदर दो का, अदर टू का, मतलब पहले और तीसरे का, और इसी को इन्होंने नाम दे दिया लॉ ऑफ ट्राइड्स, है ना, इसी को नाम क्या दे दिया, लॉ ऑफ ट्राइड्स। डोवर्नियर के ट्राइड्स, 3 ट्राइड्स हैं जो आपको जानने जरूरी हैं, जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछता है। पहला ट्राइड्स क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ऑब्वियसली इस ट्राइड्स का मतलब ये निकल के आया बच्चा कि सोडियम का जो एटॉमिक वेट होगा वो लिथियम के एटॉमिक वेट प्लस पोटेशियम के एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 2। एवरेज का मतलब क्या है, जितने लोगों को जोड़ा उसी से नंबर से डिवाइड कर दो। तो 3 ट्राइड्स समझ लीजिए, आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। पहला ट्राइड्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा ट्राइड्स है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और तीसरा ट्राइड्स आपको याद रखना है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये 3 ट्राइड्स एकदम अच्छे से अपने दिमाग में रख लेना है, क्योंकि यही 3 ट्राइड्स डोवर्नियर के गिवन है और यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन दे देगा, क्या बताइए इसमें से डोवर्नियर का ट्राइड्स कौन सा है। तो आपको प्यारे बच्चों ये 3 याद रखने हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, सिंपल। अगर आप मासेस याद रख पाए तो टू गुड। मतलब देखिए, पहला ट्राइड्स तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि लिथियम का मास होता है 7, पोटेशियम का मास होता है 39, इन दोनों का एवरेज निकालोगे कितना आएगा 23। यहाँ मामला ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्लोरीन का 35.5 बहुत बार सुन लिया होगा, है ना। आयोडीन का कितना होता है 127, इसका एवरेज निकालोगे तो लगभग 80 आएगा। कंफर्म 80 नहीं आता, पहले में एकदम एग्जैक्ट आता है, बाकी दोनों जो ट्राइड्स उसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। तो इसलिए अपने दिमाग में रखिएगा कि जो कभी कभी एटॉमिक नंबर दे देता है, सॉरी एटॉमिक वेट, और आपसे कहता है ये इसमें से कौन सा एटॉमिक वेट वाला डोवर्नियर के ट्राइड्स में था, तो एटलीस्ट आप याद रखिएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाले में 7, 23, 39, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में 35.5, 80 और 127, और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में 40, 88 और 137। क्यों बोल रहा हूं, कभी कभी एटॉमिक वेट दिया होता है और आपको पहचानना होता है कि इनमें से कौन सा डोवर्नियर के ट्राइड्स का एग्जांपल था। अगर आप एटॉमिक वेट याद रख पाए तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से भी आया हुआ है। ठीक, पक्का, ठीक। चलिए, अगर कुछ मेरे पीछे छिप गया होगा तो अब उम्मीद करता हूं आपको दिख भी रहा होगा कि हाँ ठीक है सर, आपने बोला ठीक है, समझ में आता है, यही तीनों ट्राइड्स। अब डोवर्नियर की लिमिटेशन क्या है, सोच के देखो तो तुम्हें नहीं लगेगा कि भाई ने तो 3 ही ट्राइड्स दिया। भाई ने क्या किया, 3 ट्राइड्स दिया। 3 ट्राइड्स का मतलब क्या, कितने एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए, 9। तो ऐसा तो है नहीं कि डोवर्नियर के मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स थे। तो जैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़े होंगे, भाई साहब का खत्म हो गया होगा ट्राइड्स, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि ओनली 9 एलिमेंट्स को ही क्लासिफाई कर पाए अपने ट्राइड्स में, और बाकी जो एलिमेंट उस समय और भी थे वो इनके ट्राइड्स में फिट नहीं बैठे। बाकी एलिमेंट्स जो थे वो इनके ट्राइड्स में फिट नहीं बैठे। इन शॉर्ट, ओनली क्लासिफाई 9 एलिमेंट्स। ये लिमिटेशन है डोवर्नियर के लॉ ऑफ ट्राइड्स, सिंपल। ठीक है, पक्का। वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक भी हैं, लेकिन इसमें फास्फोरस का जो मास है नाइट्रोजन और आर्सेनिक के मास का एवरेज नहीं है, अच्छा खासा गैप है। मतलब वही कि 3 ही ट्राइड्स बना पाए, दैट्स ऑल। ठीक है, बढ़ो आगे, चलिए। फिर तीसरे भाई साहब जो युद्ध में कूदे, है ना, वो कौन से थे, न्यूलैंड। न्यूलैंड का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। इन्होंने दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या दिया, इन्होंने दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसका मतलब समझे, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का मतलब इन्होंने भी सेम काम किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, और इन्होंने कहा कि भैया जी, जो इन्होंने बोला ईच 8th एलिमेंट, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का मतलब क्या, ध्यान रखिएगा, ईच 8th एलिमेंट मतलब हर 8वां एलिमेंट, ईच 8th एलिमेंट shows the properties of first element। हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, जैसे कि, एंड कंपेयर दिस लॉ विद द म्यूजिकल स्केल। म्यूजिकल स्केल भी तो स्टार्ट होगा सा से, खत्म भी होता है सा पे। देखो, सारे गामा पा धा नी सा, स्टार्ट विद द सा, एंड विद द सा। पहला और 8वां दोनों ही क्या हो गए, सा और सा ही है। तो इन्होंने इसी से कंपेयर करके बताया कि ईच 8th एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और इन्होंने एक छोटी सी टेबल बना दी। इनके समय पे नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे, हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं थी, तो आप लिथियम से स्टार्ट करिए और कैल्शियम तक को एलिमेंट लिख डालिए।
नोबल गैस को छोड़ के और 7 करके जो टेबल बनेगी बच्चा वो न्यूलैंड का टेबल है। देखो पहले क्या लिखा, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब आठवां पहले वाली की तरफ शुरू करेगा। फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियॉन, लेकिन नियॉन तो नोबल गैस है, उस टाइम था ही नहीं। मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर आई आर्गन, नोबल गैस है छोड़ दिया मैंने। आर्गन के बाद पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये जो टेबल बनी प्यारे बच्चों, ये समझ लो यही न्यूलैंड की भी टेबल है। न्यूलैंड अपनी जो टेबल बनाई थी, जो एक कॉलम में आ रहे हैं क्योंकि वो पहला और आठवां एलिमेंट आपस में मिलेंगे, कहीं से भी तो स्टार्ट कर लो, और ये इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में क्या करती है, मैच करती है प्यारे बच्चों। इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में क्या करती है, मैच करती है। मतलब किसी को भी काउंट करो, जैसे जैसे मान लो कार्बन फर्स्ट है, तो देखो आठवां सिलिकॉन ही आया, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 8 आया, आठवां आया। तो पहला और आठवां की प्रॉपर्टी क्या है, ईच 8th एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अब आपको लगेगा हाँ यार बड़ा अच्छा बताए थे, प्रॉब्लम बच्चा यही था कि कैल्शियम, देखो एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है, रैंडमली नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। अभी तक एटॉमिक नंबर एग्जिस्टेंस में नहीं था, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट ही आया मोजले के टाइम पे बच्चा, उसके पहले तक एटॉमिक नंबर एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो जो भी आए थे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो अगर मैं कैल्शियम के एटॉमिक वेट की बात करूं तो कैल्शियम के एटॉमिक वेट होता है 50। दैट मींस न्यूलैंड ने जो अपनी टेबल बनाई कहां तक की बनाई थी, एटॉमिक मास 40 तक। बाद के एलिमेंट के लिए काम नहीं किया, मतलब कैल्शियम के बाद का जो एलिमेंट है भाई साहब उनके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, दिमाग में आया। चलिए अब देखिए फटाफट पीपीटी से क्या कह रहे हैं भैया जी, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ऑब्वियसली इनके हिसाब से हर आठवां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, जैसे कि म्यूजिकल स्केल देखिए सा से शुरू हुआ, फिर सा ही पे आता है लास्ट वाला। तो उन्होंने बोला पहला, उसके नीचे फिर आठवां, हर आठवां पहले वाले की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। सिंपल, पहले एक्सप्लेन इसलिए मैंने कर दिया है ना, ये पहले एक्सप्लेन कर दिया, अब आराम से तुम देखोगे तुम्हें लगेगा अरे यार मजा ही आ गया, है ना। सिंपल है एकदम, टेंशन नहीं लेगा। मैं हूं तो टेंशन क्यों ले रहे हो यार, मैं लूंगा ना, तुम क्यों लोगे। तुम बस आराम से एकदम एकदम प्यारे बच्चे की तरह बैठो, ध्यान से मेरी बात सुनो, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब समझ में आ गया बच्चा, क्या बात करते हैं प्यारे बच्चे, तुम लोग ऐसे भी समझदार हो। ये देखिए न्यूलैंड की टेबल, अरे सर ये तो आप पहले ही बता चुके हो सर, इसमें मास नंबर लिखे हैं सबके, याद करना है क्या, नहीं। चैप्टर पढ़ते पढ़ते क्वेश्चंस करते करते अपने आप याद हो जाता है, बैठ के याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने आप याद होता है, टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिमिटेशन सर आपने बता ही दिया कि सर ये जो वैलिड था सिर्फ कहाँ तक, कैल्शियम तक वैलिड था, यही इनकी लिमिटेशन है ना। और जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो आठवां एलिमेंट नोबल गैस आने लगेगा। याद करिए नियॉन ना लिख के हमने सोडियम लिखा था, तो जैसे नियॉन लिखेंगे प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी, तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी क्या हो गया, फेल हो जाएगा। जैसे ही नोबल गैस को इंट्रोड्यूस करे होंगे या नोबल गैस जैसे ही डिस्कवर हुई होगी तो ऑक्टेट में फिट नहीं बैठी होगी ऑक्टेव्स में, ठीक है, पक्का। चलो बहुत बढ़िया, 3 लोगों के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने प्यारे बच्चों, लेवाइजर पापा केमिस्ट्री वाले, है ना। दूसरे कौन, डुवार्नियर, और तीसरे न्यूलैंड भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे एक सज्जन आए, लूथर मेयर। सज्जन कौन से हैं, लूथर मेयर। तुम्हें लग रहा होगा सर हम लोगों ने 10th में तो ये नाम नहीं पढ़े थे। हाँ बच्चे, अब 11th में आए हो, अब आपके लिए पूरी दुनिया है सामने, सब बहुत कुछ पढ़ना है, ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, है ना। क्लास 10th में आपने 4 नाम पढ़े होंगे सिर्फ, मुझे पता है। आप किसी भी बोर्ड से रहे हो, आपने सिर्फ 4 नाम पढ़े होंगे, डुबर्नियर अंकल को, न्यूलैंड भैया को, है ना, मेंडलीफ को, और मॉजले, मोजालाइट, कॉमेडी बोलते हैं ना मोजालाइट, लोग ऐसा बात करते हैं, सॉरी अगर किसी को बुरा लग जाए, मतलब मुझे ऐसा लगता है। मोजले, खत्म करते हैं सारी बात। मोजले 4 ही साइंटिस्ट के बारे में आपने पढ़ा है ना। लेवाइजर के बारे में नहीं बात हुई होगी, अभी मैं बात कर रहा हूँ लूथर मेयर के बारे में, इनके बारे में भी बात नहीं हुई होगी प्रीवियस क्लासेस में, बट अच्छा मैं पहले फंडा फिर से समझा देता हूँ एज यूजुअल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया प्यारे बच्चों, किसके बीच में, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। इन्होंने क्या किया, he plotted graph between atomic weight and atomic volume।
इन शॉर्ट थोड़ा सा सोचो तो तुम्हें लगेगा अच्छा एटॉमिक वेट तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई एक तरीके से, सॉरी एटॉमिक वॉल्यूम। तो इन्होंने रिलेशन देखा एटॉमिक वेट और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में। तुम्हें लगेगा सर ये तो मेंडलीफ ने भी बोला था कि एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। दोनों लोग एक ही बात कह रहे हैं। हाँ बच्चे, मेयर ने भी रिलेशन स्टेब्लिश किया बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट। मेंडलीफ ने भी यही बात बताई कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अपने को पीरियोडिक करती है। लेकिन मेंडलीफ बहुत ज्यादा हिट हो गए और लूथर भैया उतना हिट नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? लॉजिक सुनिए। क्योंकि इन्होंने बनाया ग्राफ, और ग्राफ पे एलिमेंट को लिखना कितना बड़ा काम है। सोचिए, देखिए एक ग्राफ बना, उसमें सारे एलिमेंट लिखने बैठे, मतलब ग्राफिकल अरेंजमेंट में एलिमेंट्स को लिखना, अरेंज करना थोड़ा मुश्किल था। इसी काम को मेंडलीफ ने टेबुलर फॉर्म में कर दिया, बस इसी वजह से वो ज्यादा हिट हो गए। लेकिन कॉन्सेप्ट के पीछे अगर मैं बिहाइंड द कॉन्सेप्ट बात करूं कि तो दोनों लोगों ने एक ही बात को स्टेब्लिश करने की कोशिश की। बट लूथर भैया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाए, इसलिए ज्यादा हिट नहीं हुआ इनका। ज्यादा आसान नहीं था एलिमेंट्स को अरेंज करना ग्राफ में, लेकिन टेबल के फॉर्म में अरेंज करना आसान था। इसलिए मेंडलीफ भैया का रोला है और लूथर भैया का सिर्फ नाम है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ किया ही नहीं था, किया था। इन्होंने भी रिलेशन ही स्टेब्लिश किया था। अच्छा, प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इन्होंने ग्राफ बनाया और ग्राफ में क्या बताया, ध्यान सुनिए। इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। एमसीक्यू के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्राफ में कौन सी चीजें कहां पे एक्सप्रेस होंगी, ध्यान रखिएगा। तो देखिए सिंपल, इन्होंने वेट और ग्राफ के उसमें वॉल्यूम में ग्राफ बना दिया है ना। इसी ग्राफ को क्या बोला गया, लूथर मेयर कर्व। और प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, इन्होंने क्या बोला, इनकी ग्राफ में जो भी टॉप पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना, जो भी पीक पोजीशंस है, देखो यहाँ पे पीक ये है, यहाँ पे पीक ये है। इन्होंने बोला इनकी ग्राफ में जो पीक पोजीशन थी वो किसने ऑक्युपाई कर लिया था, एल्कली मेटल ने। किसने ऑक्युपाई किया था, देखो एल्कली मेटल कहाँ थे, पीक पोजीशन पे। जो डिसेंडिंग थी, देखो अगर ये पीक है तो नीचे की तरफ आएंगे, डिसेंडिंग। ये पीक है, नीचे की तरफ आएंगे, डिसेंडिंग। ये पीक है, नीचे की तरफ आएंगे, डिसेंड। डिसेंडिंग मतलब कम होना, एसेंडिंग मतलब आगे बढ़ना, ऊपर की तरफ जाना। तो इन्होंने इनके ग्राफ में पीक पे कौन था, एल्कली मेटल। डिसेंडिंग पे कौन थे, एल्कलाइन अर्थ मेटल। डिसेंडिंग पे कौन थे प्यारे बच्चों, एल्कलाइन अर्थ मेटल। दिख रहे होंगे आपको, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब एल्कलाइन अर्थ मेटल है। और एसेंडिंग में कौन था, हैलोजेंस। देखो ग्राफ का एसेंडिंग, ये एसेंडिंग है, ये एसेंडिंग है, ये एसेंडिंग है। एसेंडिंग पे जो एलिमेंट्स है वो क्या है, हैलोजेंस है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे पीछे कुछ भी छुपा है, आप इधर ग्राफ पे फोकस करो, मैं समझ में आ जाएगा, है ना। इन्होंने क्या बोला, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला, इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ के टॉप पे कौन है, पीक पोजीशन पे एल्कली मेटल। ग्राफ का डिसेंडिंग एल्कलाइन अर्थ मेटल, एसेंडिंग हैलोजेंस। और जो बॉटम है ग्राफ का, यहाँ 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 कौन से एलिमेंट को रखा, ट्रांजिशन एलिमेंट को। अब आपको लग रहा होगा हाँ सर, अब बताइए इस ग्राफ में इतने एलिमेंट्स हैं, कैसे अरेंज किए जाएंगे। इसीलिए भाई साहब फ्लॉप थे। ठीक है, मेरे पीछे जो शुरू किया मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप ध्यान से आराम से पढ़ लीजिए, समझ तो आप गए ही। एल्कली मेटल कहाँ होंगे, पीक पे। एल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ है, ध्यान से देखिए, डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग पोजीशंस में है ना। और आगे बढ़िए, असेंडिंग में कौन है, हैलोजेंस। और बॉटम में कौन है, मेटल वाइट्स, मतलब ट्रांजिशन मेटल, दैट मींस ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, पक्का। अब आपको लग रहा होगा सर मेटलॉइड्स याद करना पड़ेगा क्या, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटाइन, याद करना पड़ेगा सर। मैं आपको ट्रिक दूंगा, डोंट वरी। मैंने फिर बोला आप अपनी समस्याएं बताओ, रास्ता मैं निकालूंगा। आपको कुछ लर्न नहीं हो रही, मैं बताऊंगा कैसे लर्न, मेरी जिम्मेदारी है, आप परेशान मत हो। ठीक है, पक्का। तो चलो दिमाग में रख लेना, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लूथर मेयर के ग्राफ से आता है कि पीक पे कौन है, बॉटम में कौन है, असेंडिंग में कौन है और डिसेंडिंग में कौन है। ठीक, ओके। तो कंक्लूजन क्या निकला भाई, जो मैंने बोला कि इन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया कि भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक वेट के। और यही बात मेंडलीफ ने भी बोली, लेकिन चूंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से एलिमेंट्स को अरेंज करना ग्राफ में आसान नहीं था, बस इसी वजह से आप कह सकते हो कि लूथर मेयर को उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली रादर देन मेंडलीफ। सेम काम मेंडलीफ ने किया बट टेबल बना के किया, इस वजह से उन्हीं के नाम पे
पीरियोडिक टेबल पढ़ गई और हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। उन्हीं के नाम पे मत बोलो, अच्छा बट ये नाम पे क्या होता है। मेंडलीव ने, जैसे मैंने बोला डोगोनियर ने क्या दिया, लॉ ऑफ ट्रायड्स, न्यूलैंड ने क्या दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लूथर मेयर ने क्या बनाया, लूथर मेयर ग्राफ। वैसे मेंडलीफ ने बनाई भैया जी, मेंडलीफ ने ये वर्ड यूज किया, कौन सा, पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ ने ये वर्ड यूज किया, कौन सा प्यारे बच्चों, पीरियोडिक टेबल। अब इन्होंने क्या किया, देखिए सिंपल सा है, लूथर मेयर ने भी ये काम कर ही लिया था, तो इन्होंने भी इसी काम को कैसे बताया, बस ध्यान से सुनिए। इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। इसके ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। कैसे, बस वही इंपॉर्टेंस है, इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम। कैसे अरेंज किया प्यारे बच्चों, इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम्स। उन्होंने हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को नाम दिया पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको क्या नाम दिया, ग्रुप्स। क्या नाम दिया प्यारे बच्चों, ग्रुप्स। और जब उन्होंने, जो भी उस समय नोन एलिमेंट्स थे, माना जाता है कि 63 एलिमेंट्स जब मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल बना रहे थे उस समय ढूंढे जा चुके थे, तो उन्होंने उन एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया और कितने पीरियड्स और ग्रुप बन गए, तो भैया मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे प्यारे बच्चों और 8 ग्रुप्स था। और इन 8 ग्रुप्स को देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इन 8 ग्रुप्स में से आउट ऑफ 8 1 to 7 जो ग्रुप थे उनको डिवाइड किया ए और बी में। 1 से लेके 7 तक के जो ग्रुप थे उनको डिवाइड किया गया था ए में और बी में, मतलब 1A 1B 2A 2B ऐसे करके 7 तक। तो 7 को ए और बी में डिवाइड किया, मतलब टोटल कितने हो गए, 14 हो गए इधर, मतलब 14 बने थे कॉलम्स वर्टिकल, है ना, मतलब डिवीजन हुआ था 14 के लिए। और जो इनका 8 वाला ग्रुप था 1 to 7 तो मैंने बता दिया, जो 8 ग्रुप था वो डिवाइड था 3 सब ग्रुप में। जैसे 1 से 7 तक जो डिवाइड था किसमें, 2 सब ग्रुप में, 8 वाला डिवाइड था किसमें, 3 सब ग्रुप में। तो ध्यान से देखिए 14 ये हो गए और 3 ये, मतलब आप कह सकते हो, बोला जाता यही कि 8 ही ग्रुप्स थे, लेकिन 8 आपको मैं ये क्यों ए और बी बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप अपनी बुक खोलते होगे पीरियोडिक टेबल देखते हो तो आपको लिखता होगा 1A, फिर कहीं लिखता होगा 1B लिखा हुआ है, कहीं 3A लिखा है, कहीं 3B लिखा हुआ है ना। एक्चुअली ये पुराना कॉन्सेप्ट था ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का, आईयूपीएससी ने बोला भाई साहब ये रिप्रेजेंटेशन दुखी कर रहा है बच्चों को, तो अब हम सीधे सीधे क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 3 से 12 13 14 15, मतलब आप सीधे 1 से लेके 18 तक बोलना स्टार्ट कर दिया, ये आईयूपीएससी ने बोला है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप 1A 1B 3A 3B 2A 2B देखें तो आप परेशान ना हो, ठीक है। वो उसने 1 से लेके 7 तक को ए और बी में डिवाइड किया गया है और 8 को 3 में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक। 14 और 3 कितने हो गए, 17, बाद में नोबल गैस आ गई, तो एक टोटल ग्रुप कितने हो जाएंगे, 18। अभी मैं 18 के दर्शन करवा रहा हूँ, फिलहाल अपन लोग बात कर रहे हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो क्या हुआ, क्या निकल के आया कॉन्सेप्ट बच्चा, मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, किसमें, इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को नाम दिया गया पीरियड्स, वर्टिकल कॉलम्स को नाम दिया गया ग्रुप्स। कितने पीरियड, 7, कितने ग्रुप्स, 8। वो 8 को मैंने डिवाइड किया, वो ठीक है, अपने दिमाग में रखिएगा, आगे काम आने वाला, ठीक। अच्छा, और इन्होंने एक और भी काम किया, इन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक स्टेटमेंट दिया। तो मेंडलीव की पीरियोडिक स्टेटमेंट क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक स्टेटमेंट, मेंडलीव का पीरियोडिक स्टेटमेंट क्या आया, इन्होंने जो देखा बेटा वही बता दिया, एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो किसके अकॉर्डिंग, बार बार रिपीट करिए अपने आप को, एटॉमिक वेट के। इनका स्टेटमेंट ध्यान से समझिए, देखिए आपसे कोई पूछे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में तो ये सब बातें लिखेंगे, एलिमेंट्स को अरेंज किया, पीरियड्स, ग्रुप, इतने नंबर में। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि मेंडलीव का पीरियोडिक स्टेटमेंट क्या है, तब आप क्या बोलेंगे कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, फिजिकल एंड chemical properties of an elements are the periodic function of atomic weight। समझा दिया पहले से। मैं आपको लगता होगा कि सर नीचे आपने पीपीटी में बना हुआ है, लिखा हुआ है, आप यही क्यों समझाते हो, वो इसलिए अभी मेरी बात सुनोगे, फिर एक बार पीपीटी से सुनोगे, दिमाग में अच्छे से याद हो जाएगा। मेरा यही मोटिव है, ये अपना लोगो है भैया, कि आपको आसान हो जाए, चीजें पढ़ने में आसान हो जाए, ठीक है। मोटिव अपना यही कि आपको चीजें आसान हो जाए, केमिस्ट्री आपको आसान लगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा,
मेंडलीफ ने पीरियोडिक लॉ दिया, इसको बोलते हैं मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ। क्या अभी हमने पढ़ा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। 63 एलिमेंट्स अरेंज ढूंढे जा चुके थे और उसको मेंडलीफ ने अरेंज कर दिया इनटू 7 पीरियड्स मतलब हॉरिजॉन्टल एंड 8 ग्रुप्स मतलब वर्टिकल। ठीक, सिंपल। आपको मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल बनानी नहीं सीखनी है, डोंट वरी। और आपको ये देख के ये भी लग रहा होगा कि अच्छा बीच बीच में सर बनाना भूल गए हैं। नहीं बच्चा, सर बनाना नहीं भूले, बल्कि ये मेंडलीव की अच्छी खासियत थी, मेरिट कह सकते हो ये मेंडलीव का। मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट के लिए जगह छोड़ दी थी और बताया था कि अगर ये एलिमेंट आया तो इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होगी, इनसे मैच करेगी। मतलब आप कह सकते हैं मेरिट अच्छाई थी मेंडलीव की, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के लिए ऑलरेडी जगह छोड़ दी थी और लेकिन उनको नाम दिया था। नाम क्या दिया था? इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, है ना। अब इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बच्चा पूछा गया है और आपको याद होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ गैप छोड़ दिए थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए कि जो बाद में डिस्कवरी हुई उस जगह पे आई और उनकी प्रॉपर्टी सच में मैच कर रही थी। तो जो बोरॉन के बाद था उसको बोला गया इका, इका बोरॉन। जो बाद में चल के क्या हुआ? स्कैंडियम। इका सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जो आता है जर्मेनियम। इका वर्ड मतलब लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है बाद में। इका एल्यूमिनियम बाद में कौन सा एलिमेंट हो गया? गैलियम। इका मैग्नीज बाद में कौन सा एलिमेंट हो गया? टेक्नीशियम। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। मेरे साथ एक बार बोल लीजिए, आप भी जहां भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हो एक बार बोल लीजिए। इका बोरॉन बाद में क्या हो गया? स्कैंडियम। इका सिलिकॉन को बाद में बोला गया जर्मेनियम। इका एल्यूमिनियम क्या हो गया? गैलियम। और इका मैग्नीज को बाद में बोला गया टेक्नीशियम। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, आपको वैसे भी याद रखना पड़ेगा यार। ठीक है, पक्का? अच्छा, एक मेरिट हो गई, इन्होंने गैप छोड़े थे। दूसरा देखिए, इन्होंने कुछ एटॉमिक वेट करेक्ट किए, है ना। कैसे? बेरिलियम का एटॉमिक वेट मेंडलीव के पहले कितना था? 13.5 माना जाता था और वैलेंसी मानी जाती थी 3। मेंडलीव आए तो इन्होंने एटॉमिक वेट बेरिलियम का करेक्ट करके बोला कितना होगा? 9। और उस हिसाब से फिर वैलेंसी उसकी कितनी हो गई? 2। मतलब इन्होंने कुछ एटॉमिक वेट भी करेक्ट किए, जैसे कि बेरिलियम, है ना। बेरिलियम और सर यूरेनियम का भी किया, इंडियम का किया, गोल्ड का किया, प्लैटिनम का किया। याद रखिएगा ये सब। इन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट मेंडलीव ने करेक्ट किए तो ये मेंडलीव की क्या कहलाई? मेरिट्स। मेरिट है ये। एटॉमिक वेट का करेक्शन हो गया, है ना। गैप छोड़ दिया था उन्होंने एलिमेंट्स के लिए, वो भी ठीक। अब डीमेरिट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, है ना। इनके पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए भी कोई जगह नहीं थी। अब आप पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर, दैट मींस आप एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ ही लिए होंगे। तो आइसोटोप्स लग तो नहीं रहा मुझे बताने की जरूरत है, बट चलो मैं जल्दी बता देता हूँ कि आइसोटोप्स का मतलब होता है ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैव सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। तो आइसोटोप्स की पोजीशन गिवन नहीं थी, क्लियर नहीं थी, और कैसे होगी? क्योंकि मेंडलीव ने काम ही एटॉमिक वेट पे किया था, उन्हें क्या पता एटॉमिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था तब, है ना। बड़ा सिंपल है, तो आइसोटोप्स के लिए जगह बनाई थी। एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट हो गए थे। एलिमेंट्स एक ही ग्रुप वाले एलिमेंट कैसे होने चाहिए थे? इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो। लेकिन एनॉमलस पेयर का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे उनके पीरियोडिक टेबल में जहां पे पहले तो आपने अरेंज करना स्टार्ट किया कैसे? एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर। कैसे स्टार्ट किया? एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। यही तो लॉजिक देखिए, आपको भी पता है आर्गन पहले आता है, पोटेशियम बाद में आता है। लेकिन एटॉमिक वेट देखा जाए तो एटॉमिक वेट आर्गन का कितना है? 39.9। पोटेशियम का कितना है? 39.1। तो इसको तो पहले आना चाहिए था टेबल में, एक लोचा। वैसे ही कोबाल्ट और निकल में भी ध्यान से देखिए, आपको भी अच्छे से याद होगा कोबाल्ट पहले आता है, निकल बाद में आता है टेबल पे। लेकिन अगर मास के बेसिस पर अरेंज किया जाए तो निकल पहले आ जाएगा, कोबाल्ट बाद में आएगा। तो कुछ एनॉमलस पेयर भी हैं। क्या है? कुछ एनॉमलस पेयर है प्यारे बच्चों, जो अरेंज कर दिए गए हैं, डिस्टर्ब कर दिए गए हैं, है ना। मतलब लॉजिकली जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज करना था तो वो वैसे अरेंज नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ एनॉमलस पेयर है। और देखिए, एक ही जैसे एलिमेंट जैसे प्लैटिनम और गोल्ड, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच करती है, केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ मैच करती हैं, तो इनको एक ही ग्रुप में होना चाहिए, बट ये मेंडलीव की टेबल में अलग अलग ग्रुप में लिखे गए थे। मतलब एक जैसे एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप में लिखा गया था और अलग अलग एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया था, जैसे कि पोटेशियम, कॉपर, इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती।
लेकिन तब इनको मेंडलीव की टेबल में एक ही ग्रुप में रख दिया गया था, है ना। तो सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड डिफरेंटली और डिफरेंट प्रॉपर्टी शोइंग एलिमेंट प्लेस्ड टुगेदर, तो ये लोचक है ना। सिंपल थे, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, आप बस बहुत प्यार से सुनिए, आपके दिमाग में बातें अच्छे से चली जाए, ठीक है। अच्छा, फिर आए कौन से, हम सबके फेवरेट, अरे मेरे नहीं है, आपके भी क्यों होंगे, कौन सा मौसिक लड़के हैं, है ना। मतलब लास्ट वाले भैया जी आ गए, जिन्होंने कौन से, मोजले, इन्होंने क्या दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई कैसे, मतलब इनको ख्याल कैसे आया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन जाए। एक्चुअली इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट एक्स रेज पे हो रहे थे, और उन्होंने नोटिस किया कि जो फ्रीक्वेंसी थी एक्स रेज की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, एटॉमिक नंबर के। तब तक एटॉमिक नंबर एग्जिस्टेंस मतलब ढूंढा जा चुका था, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। इन्होंने लगा फ्रीक्वेंसी मतलब प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्हें लगा अच्छा, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक वेट। इन्होंने कुछ नहीं किया, बस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स थे उसको एटॉमिक नंबर के फॉर्म में अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, है ना। मतलब इन्होंने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया, उसमें थोड़े से चेंजेस किया, और क्या बन गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो याद रखिएगा, मोजले के पहले तक जितने भी सज्जन थे उन लोगों ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, बट मोजले ने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, और इन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल दैन एटॉमिक वेट, ठीक है। अब चूंकि उसी टेबल को ही एक्सपेंड किया था, तो ऑब्वियसली यहाँ भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम्स होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गए, एटॉमिक नंबर, तो यहीं से निकल के आया कि एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल देन एटॉमिक मास। इन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम्स, ऑब्वियसली यहाँ भी हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को बोला गया पीरियड्स और वर्टिकल को बोला गया ग्रुप्स। लेकिन तब तक एलिमेंट्स भी ज्यादा जोड़े जा चुके थे, और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जब अरेंज किया गया, तो प्यारे बच्चों ध्यान से याद करिएगा इस बात को, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स थे, 7। मोजले के पीरियोडिक टेबल मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स थे, सर 7 ही थे। लेकिन ग्रुप 8 से बढ़ के कितने हो गए थे, 18, क्योंकि तब तक नोबल गैस भी ढूंढा जा चुका था। तो यार ये एक छोटा डिफरेंस है, बट ध्यान रखिएगा एमसीक्यू के लिहाज से तो कई बार पूछा गया है ना। पीरियड्स कितने रहेंगे, 7 ही, लेकिन ग्रुप 8 से कितना हो गया, 18। और अगर मेंडलीव का पीरियोडिक स्टेटमेंट कहता था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, प्यारे बच्चों मोजले का स्टेटमेंट क्या कहेगा, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, ठीक है, एकदम सही चल रहा है मामला, बहुत बढ़िया। और आपको लगेगा अरे सर ये लॉन्ग फॉर्म मतलब क्या आ गया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हम जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं ना बुक में कलर्ड वाली, वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और जिसमें एलिमेंट को कैटेगराइज किया गया होगा, आपने नोटिस किया होगा अगर तो, इसमें ऐसे बना है, देखिए ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, यहाँ उठा दो, यहाँ उठा दो, और नीचे क्या होता है, एफ ब्लॉक। मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, इसमें किसमें डिवाइड किया गया बच्चा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया है एस पी डी एफ, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया है एसपीडीएफ में। किसने दिया था, बोरबरी, बोरबरी भैया ने ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल करा है। इस मॉडल को प्रपोज किसने किया था, रैंक एंड वर्नर ने, किसने, रैंक एंड वर्नर ने। कहानी वही है, पीरियड 7 है, ग्रुप्स 18 है, बस उनको डिवाइड कर दिया गया है ब्लॉक में, एस पी डी एफ। ये है आपके सामने लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पक्का। ये जो इधर दिख रहा है वो है एस ब्लॉक, जो इधर दिख रहा है प्यारे बच्चों वो है पी, मतलब यहां से लेके यहां तक। अभी मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। यहां से लेके यहां तक वाले क्या है, 3 से लेके 12 तक वाले क्या है, डी, और नीचे जो ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स लिखा है इनको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। अपने दिमाग में भर लीजिए, एफ पी डी एफ, एफ पी डी एफ, है ना। तो डिवाइड कर दिया गया किसमें,
SPDF। ठीक, अब हमें बात इन्हीं SPDF के बारे में ही करनी है। ठीक, लेकिन अपनी कहानी को आज यही रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं SPDF, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड एंड ग्रुप के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आप एक लंबी सांस लेके जितना भी क्लासेस में आपने पढ़ा आपने, साथ में उम्मीद करता हूं नोट्स भी आप बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। ज्यादा बेटर क्या, बनाते ही रहिए। ये तो अच्छी बात है, आप एक बार मैं समझाता हूँ फिर पीपीटी से पढ़ते हैं, फिर आप भी साथ में लिखते रहेंगे, फिर कौन है जो आपको हरा देगा केमिस्ट्री में, हो ही नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो उम्मीद तो यही करता हूँ कि आप एकदम बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, और एक बार क्लास खत्म हो गई अभी हमारे आपकी, तो एक बार क्या करेंगे, सोचेंगे सर ने क्या क्या पढ़ा, है ना। जैसे खाना खा के पचाते हैं, वैसे अभी आपने केमिस्ट्री वाला खाना खाया है, केमिस्ट्री वाला, आप थोड़ा पचा लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए, तो दिमाग अच्छे से एकदम बैठ जाएगा, आपको याद रहेगा। तो चलिए, जय श्री राधे, टेक केयर, खुदा हाफिज, नमस्कार प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।